जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल देवानंद लोहा मरोड़ जी, जो कि डिस्कस करेंगे, बताएंगे फैक्ट्स अनफैक्ट्स अबाउट दिस वॉर जो हमारे बीच में चल रही है। क्या हमारी लड़ाइयाँ चल रही है पाकिस्तान की, किस तरीके से हमारा सुदर्शन चक्र काम कर रहा है, किस तरीके से उनको लोन मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जुड़ते हैं देवानंद जी से। सर, वेलकम टू कुदरत स्टूडियोज़। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं जानना चाहूँगा सर, ये सुदर्शन चक्र क्या है? S-400। देखिए, इससे पहले आप ये जानना चाहें कि S-400 क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने शुरू किया था, उस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मैं हमारी भारतीय सेना को एक बार बधाई देना चाहूँगा, जिस प्रकार से सफलतापूर्वक उन्होंने उसको अंजाम दे रही है। उन 28 हमारे भारतीय नागरिकों का बदला लेते हुए उन्होंने जिस प्रकार 9 उनके आतंकी ठिकानों पे 7 तारीख को रात को जो प्रहार करते हुए उनको ध्वस्त किया गया था, मैं उसको एक ऐतिहासिक कदम मानता हूं आज के युग का, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के हमले देश के ऊपर किए हैं पाकिस्तान ने और उग्रवादियों ने और आतंकियों ने। पर यह पहली बार हुआ है कि भारत सरकार और सेना ने मिलकर के पाकिस्तान के अंदर जाकर के, याद रखिएगा, उड़ी और बालाकोट अलग थे, ये 9 5 पीओके और 4 पाकिस्तान में थे, और बिल्कुल उनको खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और उससे ऑपरेशन के बाद जो चीज निकल के आई देश के सामने और दुनिया के सामने, वो आई कि अब पाकिस्तान के लिए कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी ही आतंकवादी है और आतंकवादी ही पाकिस्तान की आर्मी है। ये कारगिल में भी अपन लोगों ने देखा था कि जब ये पाकिस्तान की आर्मी ने उनको डिफेंड किया था और वो बाद में पाकिस्तान आर्मी ही निकली थी। वो जो निकली, पाकिस्तान ने उनको स्वीकार नहीं किया था। पर जो आज हुआ है 7 मई को दोपहर के समय, जब उनके जनाजों में भारत पाकिस्तान की आर्मी वहां पर कंधा दे रही थी, और उसको दृश्य को देखने के बाद दुनिया में किसी के मन में नहीं बचा आतंकवादी कौन है, पाकिस्तान आर्मी कौन है। और उससे बौखलाई पाकिस्तान आर्मी शाम होते होते भारत के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, जहां पर आपका सवाल आता है S-400 का। और S-400 से पहले मैं आपको, S-400 है क्या? ये एक मिसाइल वेपन सिस्टम है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। और ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम काम में आता है जब दुश्मन का कोई सैटेलाइट, दुश्मन का कोई हवाई जहाज, दुश्मन का कोई ड्रोन या दुश्मन का कोई एरियल प्लेटफॉर्म हमारे ऊपर हमला करने आता है। उसके अंदर क्या है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये इस तरह के जब हवा के अंदर आते हैं जो रडार में नहीं पकड़ में आते हैं, क्योंकि बहुत छोटी साइज होती है, वरना बड़ी चीज रडार में आ जाती है, पर छोटी जो नहीं आती है रडार में भी आ गई तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करोगे? यहां पर एयर डिफेंस काम आता है। आपने देखा, देश गवाही देगा, इतिहास में अगेन पहली बार है ये, जहां पर सैकड़ों हजारों की संख्या में ड्रोन, मिसाइल और ऐसे हथियार पाकिस्तान की सेना द्वारा भारत की सीमा पर टारगेट्स पे प्रहार किया गया। और धन्य हो उस भारतीय सेना को, नमन हो आप सब सैनिकों को कि आपने एक को भी भारत की सीमा पे उतरने नहीं दिया और उससे पहले ही हवा के अंदर ही उसको निरस्त कर दिया। जबकि टारगेट सारे सिविलियंस थे, यस, आर्मी कैंप्स थे। हमने कभी भी उनके सिविलियंस और आर्मी कैंप्स के ऊपर नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो किया वो सिविलियंस और आर्मी कैंप्स के ऊपर किया। नहीं, उससे भी बुरा किया। अगर मैं गाली दे सकता उन पाकिस्तानी दरिंदों को, पर मैं हमारे संस्कृति में नहीं है। उन्होंने तो गुरुद्वारों के मंदिरों के ऊपर टारगेट किया है। एक उड़ी के अंदर तो ग्रंथी साहब और 4 उनके परिवार खत्म हो गया है। और मकसद बहुत साफ है उन जिहादियों का, वो है भारत के अंदर गृह युद्ध और भारत की शांति और प्रोग्रेस उनसे नहीं देखी जा रही है। अब पर आपके सवाल पे आता हूं मैं, जब इतने सारे मिसाइल, ऐसा क्या आप जान, आई एम श्योर यही आपका सवाल था। बिल्कुल कि साहब कोई एक गोली नहीं आई, एक हवाई जहाज नहीं आया, एक ड्रोन नहीं आया, सैकड़ों की संख्या में भारत ये एयर डिफेंस करता कैसे? मैं आपको इतना बता दूं आपके दर्शकों को, इजराइल का नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल सुना है। और उसका जो एयर डिफेंस दुनिया में सबसे बेहतरीन मानते हैं, पर उसके बावजूद भी वहां पर
मिसाइल्स उनके सिविल एरिया में गिरी हुई हैं। भारत में अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने कहा हमारे सैनिक रणबांकुरों को मेरी तरफ से नमन। ये कोई आसान बात नहीं है। देखिए, और आप सोचिए, उन मिसाइल, उन ड्रोन्स में से अगर एक भी गलती से भारत के किसी इलाके में, किसी शहर में जहां लोग रहते, तो वो 28 नहीं, वो मेरे ख्याल से 2800 भी मार सकती थी। 2800 नहीं सर, 28,000 भी मार सकते हो। बिल्कुल मार सकती है। अब मैं आता हूं, ये ड्रोन आपने सिस्टम पूछा क्या, एयर डिफेंस। इसके अंदर भारत के कहीं भी क्या होता, देखिए, दो प्रकार का एयर डिफेंस होता है। एक होता है वो टारगेट्स जो एटमॉस्फेयर के अंदर से दुश्मन हमारी तरफ भेजता है, यानी कि वो स्पेस में नहीं जाते। जैसे जो मिसाइल सिस्टम होता है, विभिन्न प्रकार की हैं, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, अलग अलग तरह के टारगेट्स होते हैं। जो स्पेस में जाकर के नीचे आता है उसको मार गिराने का तरीका अलग है। जो जमीन एटमॉस्फेयर के अंदर से, लाइक जैसे हवाई जहाज है, लाइक ड्रोन है, लाइक क्रूज मिसाइल्स है, लाइक लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है, इनको मारने के लिए अलग तरीके का एयर डिफेंस है। अब उसमें होता क्या है कि अलग अलग हथियार की अलग अलग रेंज होती है। और इस S-400 को हम क्यों ऐसा कहते हैं, इतना बड़ा नाम क्यों दे रखा है? इसकी मार क्षमता 400 किलोमीटर है और 600 किलोमीटर पे ऑब्जर्व कर सकता है। कहने का मतलब, अगर जहां पर इसकी जो ये मिसाइल सिस्टम बैठा है, एयर डिफेंस सिस्टम, ये 1200 किलोमीटर के इलाके को देख उसकी रडार सिस्टम कवर कर सकता है। और 800 किलोमीटर के अंदर मार कर सकता है उस प्रोजेक्टाइल की, उस एरियल प्लेटफॉर्म की, उस मिसाइल की, जो भी हमारे ऊपर आ रहा है। करीब 43, एग्जैक्ट मैं नंबर ध्यान नहीं आ रहा है, टारगेट्स को एक साथ ये स्कैन करता है। मतलब अलग अलग की देखभाल कर सकता है जो उसका रेडार सिस्टम है। अब होता है क्या, बेसिक एयर डिफेंस सिस्टम में, बेसिक एयर डिफेंस सिस्टम में एक रेडार होती है जो सर्वेलेंस करती है। रेडार भी बहुत बहुत किस्म के रेडार्स हैं, पर आप ये मान के चलिए कि एक ऐसा तंत्र होता है जहां पर दुश्मन की मिसाइल या दुश्मन का एरियल प्लेटफॉर्म, जो जैसे विभिन्न प्रकार का, जब टेक ऑफ करता है तब से वो उसको कैच करना शुरू करता है। और उसके बाद ये मैसेज दिया जाता है कंट्रोल सिस्टम को। वो सारा इसका जुड़ाव होता है मिसाइल सिस्टम से। सर्वेलेंस, कंट्रोल, जो रेडार, कंट्रोल और मिसाइल। S-400 में ये मिसाइल ट्यूब्स कहते हैं उनको हम। ये 3 सिस्टम होते हैं। और जब टारगेट टेक ऑफ करता है, मैंने बताया 43, 42 सम नंबर में एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूं, पर इतनों को वो ट्रैक करता है। अब क्या होता है, देखिए कि जब वो टारगेट अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है तो उसकी अलग कार्रवाई होती है। अगर वो ऊपर से आ रहा है, मिसाइल जा रही है, तो अलग उसका डील करने का तरीका है। और आपने सुना होगा एक सायरन बजता है। बिल्कुल बजता है। ये सायरन क्यों बजता है, इसका लॉजिक क्या है? मतलब कोई भी चीज जो अपनी तरफ आ रही है उससे बचाने के लिए, बचाने उसको के लिए। तैयार करने के लिए। तो मैं ऐसा मानता हूं, ज्यादातर नागरिकों को शायद ये पता नहीं है कि जब सायरन बजता, वो बजता क्यों है। वो बजता तब है, जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है वो जो ही ये बता देता है, उसमें जो रडार सिस्टम है वो जब कंट्रोल को बताता है, तब तक बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम होता है कि उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, कितनी स्पीड से आ रहा है, और वो उसका टारगेट निकाल लेता है कि कहां पर आके गिरने की इसकी अंदेशा है। और वो टारगेट निकालने के बाद क्या होता है, ये खबर उस टारगेट एरिया को दी जाती है जहां पर सायरन के माध्यम से उनको बचाया जाता है। सायरन बजा दो। अब वो 10 से 15 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है कि जो प्रोजेक्टाइल आपके लिए आ रहा है उसकी दूरी कितनी है आपसे, उसके ऊपर निर्भर करता है, उसकी स्पीड कितनी है। इसलिए वो वार्निंग बजाई जाती है। और आमतौर पर जो हमारी मिसाइल जो आती हैं स्पेस के अंदर से जाकर के, बैलिस्टिक मिसाइल जिनको हम कहते हैं, ऑब्वियसली वो 10 से 15 मिनट लेंगी। कितनी दूरी है, कौन सी जगह से लॉन्च किया गया है, कितने टारगेट्स को वो टर्मिनली करेगी,
इवन जब मिसाइल जो अंदर आती है, कई मिसाइल तो ऐसी है जो भारत के पास है, वो जब स्पेस से अंदर आएगी तब वो मल्टीपल वॉर हेड्स हो जाता है, एक से कई निकलते हैं और कईयों को भी फीड कर दिया जाता है कि कौन कौन से टारगेट पे जाना है। लॉक सिस्टम है, हाईली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ होता है। अब उनको भी मारना है, जैसे कि अब एक मिसाइल ने लॉक किया है एक ऑब्जेक्टिव को कि भाई एक मिसाइल आ रही है, अब वो खुदा ने खास्ता एक मल्टीपल वॉर हेड आ गई, बिल्कुल, तो वो ट्रैक कर रहा वो सिस्टम, इसीलिए उसको रिएक्शन करना है थोड़े समय में कि नाउ जब वो एंट्री कर रहा है स्पेस हमारे एटमॉस्फेयर में, तब उसकी जो मल्टीपल वॉर हेड अलग होते हैं वो कितने हैं, अब उनको भी साथ में काउंटर करना है। तो इट्स वेरी वेरी बहुत ही एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल चीज है, जिसके लिए मैंने कहा ना भारतीय सेना किस प्रकार से, और ये शायद इतिहास में पहली बार है जहां पर 100% न्यूट्रलाइज किया है। अमेजिंग। इसीलिए इसको सुदर्शन बोलते हैं अपन। नहीं, वो सुदर्शन देखिए वो कारण इसकी काबिलियत है। बिल्कुल। और ये क्या करता है कि ये मोबाइल व्हीकल में लॉन्च होता है। भारत के अंदर क्या होता है, ये जो S-400 की एक रेजिमेंट सिस्टम होता है सेना में, एक टुकड़ी कहते हैं, और उसके अंदर छोटी टुकड़ी होती है जिसको हम बैटरीज कहते हैं। और यूं करते करते फाइनली जो एक यूनिट जिसमें एक ये व्हीकल है कंट्रोल और 4 इसके साथ वो ट्यूब्स होती हैं। ये 5 मिनट में अगर इसको आदेश दिया जाए कि नाउ स्टार्ट द वर्क, कि हमें खबर लगी है कुछ गड़बड़ है, विद इन 5 मिनट से डिप्लॉय करके तैयार हो जाता है। इतनी इसकी कैपेबिलिटी। और जो देखिए और जिस स्पीड से ये काउंटर करता है, मैं आपको वो आंकड़े एग्जैक्टली उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप भी भूल जाएंगे। बस ये याद रखो कि किसी भी प्रकार का कोई भी एरियल प्लेटफॉर्म या कोई मिसाइल हमारे पास आती है उसको बर्बाद करने की, और इसमें क्या होता है कि एक साथ में 2 फायर होती हैं, एक की मदद में दूसरी, और एक बार लॉक कर दिया बच नहीं सकता, गलती से कुछ हो जाए तो दूसरा तैयार है, मतलब एक के पीछे एक जाता। हाँ बिल्कुल। तो ये तो S-400 है, राइट। S-400 मैंने बताया बड़ी रेंज वाला है, पर ऐसा नहीं कि S-400 को आप सामने से कोई 100 किलोमीटर से या 50 किलोमीटर से कोई टारगेट है उसको नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पृथ्वी मिसाइल है, सरफेस टू एयर मार करती है, बिल्कुल, उसकी रेंज करीब 150 है, बिल्कुल, और वो भी बताते हैं दुनिया की फास्टेस्ट है, स्वनिर्मित है हमारे देश की। S-400 तो हमने रशिया से ली है। बिल्कुल। और अगर आपको याद होगा, मैं कभी कभी कहता हूं कि अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने धमकी दी थी भारत को कि तुम S-400 खरीदोगे वाजपेयी जी के टाइम पर तो हम तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, और दुर्भाग्य देखिए कारगिल के बाद इसको खरीदने की बातें हुई, कई वर्षों तक इसको ठंडे बस्ते में ये आपके देश की पॉलिटी का कैरेक्टर है। पर भला हो आज के युवाओं का, आज के देश का, आज का लीडरशिप का, जो सेना ने कहा आपने उसको मुहैया कराया, और आज देखिए आपके एक भी प्रोजेक्टाइल देश में नहीं है। इस तरह जैसे पृथ्वी है, मैंने आपको दूसरा ना, एक है एडवांस एयर डिफेंस, ओके, वो भी मिसाइल्स है, हर रेंज के लिए बनी हुई है। एक गन्स होती हैं, जू, पिनाका, अलग अलग तरह के सिस्टम्स है एयर डिफेंस करने की, ठीक है, और उनकी रेंज है सबकी 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और आखिर वाली जो सबसे दूर से करता उसको कहते हैं S-400। सर ये क्या जो ड्रोन्स आ रहे हैं, चलो बड़ी मिसाइल है तो अपन S-400 से अपन डाइल्यूट कर पा रहे हैं, बट जो ड्रोन्स आ रहे हैं, जो छोटे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए भी S-400 ही काम कर रहा है। S-400 ड्रोन्स के लिए इस्तेमाल, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां कमांडर फैसला करे, पर मुझे नहीं लगता S-400 इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वेपन। ये 400 किलोमीटर पे आप ड्रोन को कैसे पकड़ोगे? मैंने अभी आपको बताया ना, बॉर्डर के नजदीक से लेकर के अलग अलग तरह के हमारे एयर डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं, और ये स्ट्रेटेजिक एसेट है S-400। तो जो अपन ड्रोन्स को, मल्टीपल ड्रोन्स को जो इतना इजीली डाइल्यूट कर पा रहे हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम आ गए हैं अभी। ओके, अब वो अभी देखिए, ड्रोन ज्यादा पुरानी चीज नहीं है दुनिया में, ठीक है। अगर आप देखें तो ड्रोन अजरबैजान और उस युद्ध में पहली बार देखे गए थे, जब उन्होंने दूसरी सेना के बिल्कुल सारे टैंक बर्बाद ही कर दिए, हार मंजूर करनी पड़ी। उसके बाद यूक्रेन के अंदर इनका इस्तेमाल देखा गया है। और एक स्वार्म ड्रोन्स कहते हैं,
वो क्या होता है, एक टेक्निक होती है जहां मक्खी मधुमक्खियों की तरह हजारों की संख्या में, जैसे इजराइल में हुआ था। अब आपका एक सिस्टम है, वो कुछ ही तो फायर कर सकता है, कुछ ही तो ट्रैक कर सकता है। अगर मैं आपको बताऊं भारत में टोटल कितने हैं, आपको अचंभा होगा हमारी इसकी कितनी है। टोटल 5 यूनिट्स की हमारी भारत की प्लानिंग है, अभी पूरी भारत में नहीं है। S-400 बहुत स्ट्रेटेजिक वेपन है। छोटों के लिए मैंने बताया ना, जैसे गन्स होती हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, बिल्कुल पिनाका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, और आजकल क्या ड्रोन्स को मारने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स आ गए हैं। देर ऑल अंडर ट्रायल। पर आप देखिए कि हमारे जो एयर डिफेंस जो गन्स हैं, एयरक्राफ्ट भी तो एंटी एडी रोल में होते हैं ना, हवाई जहाज भी। एडी क्या होता है, उधर से कोई हवाई जहाज आएगा तो हमारी पृथ्वी इसको काउंटर करती है। एयरक्राफ्ट को मारने के लिए आपको S-400 नहीं चाहिए। क्यों मारेंगे? हमारी पृथ्वी काफी है, और वो उसके जहां उड़ते उसको वहां मार देगी, नजदीक आने ही नहीं देगी। ये बहुत टेक्निकल काम है। और जैसे हवाई जहाज है, मैं आपको बताऊं, हवाई जहाज भी एयर डिफेंस उनकी जिम्मेवारी होती है। देखिए, एक प्लेटफॉर्म है, वेपन प्लेटफॉर्म, उसमें एयर डिफेंस का भी काम करता है, रिकॉनेसेंस का काम भी करता है, सर्वेलेंस का काम भी करता है, और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। खुद के बचाव के लिए वो मिसाइल लॉन्च कर, ये मल्टी रोल चीजें आ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब, और फिर जब मान लो हवा में जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसका डॉग फाइट होती है। डॉग फाइट कहा जाता है जब एक हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज को मार गिराने का काम करता है। अगर मान लो हमें पता लगा कि पाकिस्तान के 10 F-16 उड़ पड़े हैं, अब वो तो कमांडर पे निर्भर करेगा, वो कौन से वेपन को इस्तेमाल करेगा उसको बर्बाद करने के लिए, कौन सा रूट है, किधर से आ रहा है, हमारे एयरक्राफ्ट कहाँ है, क्या हमारा एयरक्राफ्ट डॉग फाइट करेगा, या हमारी कोई पृथ्वी करेगी, या हमारी कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन करेगी। यू सी, ये बहुत ही ऑटोमेटेड सिस्टम है आजकल। ये इतना बढ़िया आपने बताया S-400 को, पूरी पब्लिक को, हमारे व्यूअर्स को, सबको पता लगा कि S-400 क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करती है, क्या रेंजेस हैं इनकी। अब इसके बाद मैं आपसे ये छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा, जब हम इतने सक्षम हैं हर मिसाइल को डिस्पोज करने के लिए। बिल्कुल, वो नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सेना की चीजें सेना में रहे तो बेहतर है। मैं सामान्य जनमानस को इतना ही काफी है, क्योंकि आपने S-400 कहा, अरे S-400 बहुत कंट्रोवर्सी में रही है। बिल्कुल रही है। अमेरिका ने दबाव बनाया मत लो, पर मैं तो भारत के सही में कह रहा हूँ, ये बदलता भारत है, और ये आप लोगों का भारत है। हमारा भारत जो हमारे टाइम में था, हम आप जितने काबिल नहीं थे, मैं स्वीकार करता हूँ। आपको कितना मानना है, जिस देश में 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, जिस देश में 200 रुपये किलो के हिसाब से आटा मिल रहा है, जिस देश में खाने के पैसे नहीं है, उस देश को युद्ध करना है, वो भी उस देश से जो हर तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी में 3rd नंबर पे है। क्या समझते हो आप, क्या पाकिस्तान ने क्या सोच के ये स्टेप उठाया, या फिर किस तरीके की मेंटलिटी से वो बिलोंग करता है? आपने ये जो सवाल किया है ना, ये ऐसा दूरगामी सवाल है जो मैं मानता हूँ पहली बार मुझसे किसी ने पूछा है, और शायद इसका जवाब देने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। मैं प्रयास करूँगा इस सवाल का जवाब के। देखिए, पाकिस्तान बना कैसे, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। पाकिस्तान को बनाने वाले कौन थे, हमारे जम्मू कश्मीर को बनाने वाले कौन थे, उसके बाद भारत की जो हमारी पार्टीशन की जो रेखाएं खींची, जो हमारे बॉर्डर बनाने वाले कौन थे, बॉर्डर बनाते समय उनके मन में क्या चल रहा था, उन्होंने क्या उम्मीद की थी कि कब तक वापस आएंगे, उन्होंने क्या उम्मीद की थी कि जिन लोगों को उन्होंने पावर ट्रांसफ़र किया था वो उनके विरोध में जाएंगे, क्या वो जा सकते थे। बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं यहीं आपके पास छोड़ सकता हूं। पर जो पाकिस्तान से अब आगे आ जाते हैं, क्योंकि इतने युद्ध हो गए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया कि यह कन्वेंशनल लड़ाई हम नहीं लड़ सकते, और यही कारण था पाकिस्तान के जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक शुरू किया था, टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts। ये पब्लिक डोमेन में आप पढ़ सकते हैं जाकर के। और तीनों 71 युद्ध के बाद उसने कहा कि हम कन्वेंशनल लड़ाई में जीत कभी नहीं सकते। उन्होंने ये युद्ध शुरू किया, और इसमें ये काफी सफल रहे, मैं आपको बता दूं। पर अब आप कह रहे पाकिस्तान भिखारी है, नंगा है, चरित्र नहीं है,
वो अपने ही सैनिकों को वीरगति को प्राप्त होने के बाद उनको स्वीकार नहीं करता है। अपने ही देश के सैनिकों को अंदर वो जातिवाद करता है, बिल्कुल करता है। अपने ही देश में बलूचों के साथ अन्याय करता है, बिल्कुल करता है। अपने ही देश के सैनिकों को दूसरे, जैसे वो इस्लामिक कहते हैं ना अपने आप को, हम ब्रदरहुड है, वो आपको पता होना चाहिए। पैलेस्टीन के जाकर के जॉर्डन के राजा के कहने पे पुराने चीफ जो मुशर्रफ, जो ब्रिगेड कमांडर थे, वो आर्मी लेके गए थे पैसे में, ये पैसे के लिए बिकते हैं। और वहां पर बड़ी संख्या में मुसलमानों को, जो ब्रदरहुड कहते हैं, उनको पैलेस्टीन को मार के आए थे। ये पैसे वाले लोग हैं। और आज के दिन जो भारत की लड़ाई है, मैं ये मानता हूं ये पाकिस्तान से नहीं है। प्लीज, पाकिस्तान तो उस आतंकवाद का पिताजी है। आतंकियों को हमने ठोका, अब पिताजी का नंबर आ गया। अब ये पिताजी का नंबर आ गया तो अकेला पिता थोड़ी लड़ सकता, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल कि जो अमेरिका और दुनिया सारी भारत के पीछे खड़ी थी, और 9 तारीख है, आज 10 हो गई है, कल के दिन IMF से उसको लोन की सैंक्शन करना था, आज पता लगा सैंक्शन भी कर दिया। वाह भाई वाह।